नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो हमारे पास है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फिर हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक इस ग्राफ की है वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, तो ये आज के हमारे टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं आपको बता दूं, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर आपको लेज़र फिजिक्स, एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स भी मिलेगा। तो बिना समय गंवाए पढ़ते हैं। तो देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो जो ब्लैक बॉडी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी इमिट करता है ना एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, है ना, यानी जब थर्मल इक्विलिब्रियम में वो ब्लैक बॉडी होती है हमारे पास, तो वो जो रेडिएशन इमिट करती है ना, तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम थर्मल रेडिएशन भी बोलते हैं, कैविटी रेडिएशन भी बोलते हैं। कैविटी रेडिएशन इसलिए बोलते हैं, मैंने ब्लैक बॉडी जब पढ़ाया था तो बताया था किस तरीके से कैविटी एज अ होल ब्लैक बॉडी हम उसको आइडियलाइज कर सकते हैं, रियलाइज हम उसको कर सकते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कंप्लीट रेडिएशन भी कहा जाता है क्योंकि इट इमिट्स ऑलमोस्ट एट ऑल वेवलेंथ। ठीक है, और इसको हम टेम्परेचर रेडिएशन भी बोलते हैं। तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट करता है ना, जब हम उसको, ब्लैक बॉडी जो हमारे पास है, ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन इमिट करता है, तो जब हम इस रेडिएशन को ना स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं, ठीक है ना, तो स्पेक्ट्रोमीटर में जो हमें ग्राफ मिलता है, मतलब जो पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो एनर्जी हमें मिलती है, तो जब हम उसको प्लॉट करते हैं तो हमें ऐसा ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। स्पेक्ट्रल इसलिए क्या, क्योंकि हमने हर वेवलेंथ पर एनर्जी को देखा है जो ब्लैक बॉडी इमिट करती है। ठीक है ना, अब देख सकते हैं ये वेवलेंथ और ये क्या है, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहाँ पर हमने एनर्जी डेंसिटी लिया है। क्या लिया है, एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम म्यू लैम्डा से भी लिखते हैं, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है ना, यहाँ पर इमिसिव पावर भी लिखते हैं, हम काफ़ी बार देखा होगा ई लैम्डा से, या इंटेंसिटी वगैरह से भी लिखते हैं। बात एक ही है, क्योंकि देखो इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी अपॉन में एरिया टू टाइम ही होता है हमारे पास। ठीक है ना, तो एनर्जी के रेस्पेक्ट में भी यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, इंटेंसिटी से भी बनाते हैं और एनर्जी डेंसिटी भी के उसमें भी बनाते हैं, क्योंकि जो इंटेंसिटी होता है वो एनर्जी डेंसिटी इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है ना, तो बात एक ही है। ठीक है ना, सेम प्रोपोर्शन में है तीनों चीज़ें, चाहे वो इंटेंसिटी में बनाए, एनर्जी डेंसिटी में बनाए। ठीक है ना, तो आइए पढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ ध्यान से आप देख सकते हैं, तो ये हमारे पास पूरा ग्राफ है। ठीक है ना, तो इस ग्राफ के कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें देखना है। ये क्लासिकल थ्योरी की वजह से हम देखेंगे, ये बेसिकली जो हम आज डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिकली डिस्कस करेंगे। फिर कल वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्लासिकल फिजिक्स किस तरीके से फेल हो गई इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने में। ठीक है ना, तो देखो, द स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूस। स्पेक्ट्रम क्या हमारे पास देख सकते हैं, बिल्कुल कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। ठीक है ना, कोई गैप यहाँ पर बीच में रेडिएशन में नहीं है। समझ में आ गई बात, तो ये क्या है, कंटिन्यूस हमारे पास ग्राफ है। समझ में आ गई बात, तो स्पेक्ट्रम क्या है, कंटिन्यूस, मीनिंग दैट ब्लैक बॉडी इमिट रेडिएशन एट ऑल वेवलेंथ्स, देयर आर नो गैप्स इन द इमिटेड स्पेक्ट्रम। देखो, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लैक बॉडी, वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। क्यों, अभी आप ध्यान से देखो, ये जो मेरा ग्राफ है ना, ठीक है, तो जब टेम्परेचर 3000 केल्विन है, तो देखो 3000 केल्विन में जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ा तो जो एनर्जी है वो भी बढ़ी, फिर एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। फिर वेवलेंथ बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ बढ़ रहा है, फिर एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ में आए बात, जो टेम्परेचर बढ़ाया तो मेरा देखो ग्राफ भी चेंज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर देखो एनर्जी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। समझ में आया, फिर 5000 पे देखोगे एनर्जी क्या मेरी इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। समझ में आया, तो जो ग्राफ है बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात है, ये मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, जो ब्लैक बॉडी का मटेरियल है उस पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आ गया,
जित ऑल मटेरियल्स इमिट सेम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम होगा ना ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम सेम होगा डिफरेंट मटेरियल्स का, यदि उनका टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर ही सेम है तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम भी क्या होगा, सेम होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एनर्जी इमिशन फॉर ऑल वेवलेंथ्स। हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे अभी मैंने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। अब देखो जैसे मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, तो इस वेवलेंथ पर टेम्परेचर कितना है 3000 केल्विन, एनर्जी कितनी है, ये एनर्जी है, मान लो ये क्या एनर्जी ए है, ठीक है। तो इसी वेवलेंथ पर मैं जब यहाँ पे देखो टेम्परेचर कितना है सेम वेवलेंथ पर 4000 केल्विन, लेकिन इसका एनर्जी देखो कितना है 4 यूनिट है। समझ में आ गई बात, ठीक है ना, समझ में आया मैं कह रहा हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो सेम वेवलेंथ है लेकिन टेम्परेचर कितना है 5000 केल्विन, एनर्जी क्या है सी है, ये 12 यूनिट है यानी ज़्यादा है। समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, जो किसकी एनर्जी, जो ब्लैक बॉडी इमिट कर रहा है। समझ में आ गई बात, ठीक है। एट गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पर एनर्जी रेडिएशन की इंक्रीज होगी, ठीक है ना, एक सर्टेन पॉइंट तक, फिर उसके बाद क्या होगी, उस बियॉन्ड दिस पीक, उस पीक के बाद सर्टेन पॉइंट के बाद एनर्जी डिक्रीज होगी जैसे वेवलेंथ हम इंक्रीज करेंगे। वही है मैंने बताया, कोई भी गिवन टेम्परेचर ले लो, जैसे आप 4000 केल्विन लो तो वेवलेंथ बढ़ने पर एनर्जी क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, फिर एक सर्टेन पॉइंट पर आया पीक वैल्यू आ गई। समझ में आ गई बात। उसके बाद वेवलेंथ बढ़ने से फिर एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ में आया। तो ये इसकी इस ग्राफ की क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। अगला पॉइंट है एज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा पीक वेवलेंथ ऑफ द बॉडी स्पेक्ट्रम शिफ्ट होती है टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। समझ में आए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ध्यान से सुनो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैं आपको यहाँ पे ग्राफ से समझाता हूँ, ध्यान से देखना। देखो जब मेरा टेम्परेचर कितना है 3000 है, ठीक है ना, तो जो पीक है मेरे पास, पीक का वैल्यू कितना है, ये है। जब टेम्परेचर 4000 केल्विन हुआ तो पीक मेरे पास का वेवलेंथ क्या है, ये है। जब टेम्परेचर 5000 हुआ तो पीक का जो वेवलेंथ है ये है। समझ में आया। ये मान लो λ1 है, ये मान लो λ2 है, ये मान लो λ3 है। समझ में आया, ठीक है। कोई डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ये मान लो टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 T3। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो T3 टेम्परेचर है वो ज़्यादा है T2 से, फिर T1 से, ठीक है ना। और इस T3 की कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी λ3, इसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी λ1 और इसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना तो जो पीक है ना शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है ना। देखो पीक जो है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो यानी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हमारे पास क्या, वेवलेंथ, ठीक है ना। तो जो वेवलेंथ है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर के। समझ में आ गई बात, ठीक है। यानी फॉर मतलब एक ऐसा पीक मिलेगा जहाँ पर हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये मेरे पास यहाँ कोई कांस्टेंट हो गया बी। समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है ना। मतलब वो वेवलेंथ जिस पर पीक क्या हमारे पास मैक्सिमम हो, यानी जिस पर एनर्जी क्या हमारे पास मैक्सिमम हो, ठीक है ना। तो ये शिफ्ट आया, इस चीज़ को हम बोलते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो। डिस्प्लेसमेंट नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वेवलेंथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना वेवलेंथ डिस्प्लेस हो रही है पीछे की तरफ। समझ में आया, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था, ठीक है ना। तो यानी वेवलेंथ समझ में आया। तो एग्जाम्पल के तौर पे ब्लू स्टार्स जो होते हैं ना हॉटर होते हैं रेड स्टार से। अब देखो ब्लू स्टार्स जब हॉट होंगे रेड स्टार से तो देखो यहाँ से ध्यान से देखो, स्टार्स एक को हम ना ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं, तो ब्लू का वेवलेंथ कम होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी ब्लू स्टार्स क्या है, हॉटर है देन रेड स्टार्स, ठीक है। एरिया अंडर ईच कर्व, हर एक कर्व के अंडर जो एरिया होता है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है, हम यदि कोई भी 2 पॉइंट ले लें, क्या अब देखो यहाँ ध्यान से देखना इस चीज़ को,
आप समझना इस पॉइंट को गौर से देखो। अब मैं कोई भी ये ग्राफ ले लिया मैंने, ग्रीन पर ध्यान दो, है ना, ये 2 पॉइंट लिए। अब ये जो है ना, इन 2 वेवलेंथ के बीच में ए और बी के बीच में ये जो ग्राफ है ना, का जो एरिया आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 4 इसके, मतलब जो एरिया होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके, है ना। ये टेम्परेचर का कितना 4000 केल्विन, ठीक है ना। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये बात ध्यान रखना, जो एरिया होता है अंडर ईच ग्राफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। ये मैं आपको ये प्रूफ भी हम कराएंगे, ठीक है ना। इसी से स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये कहता है जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है T⁴। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसके बीच में क्या होगा, ग्राफ का मतलब एरिया आएगा। देखो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो एरिया भी इसका ज़्यादा है, समझ में आया। तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से हमारे पास आता है, ये भी हमने डिस्कस करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, समझ में आया। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ ली। अब वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो, जो मैंने अभी ऊपर भी आपको बस समझाया था कि वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो क्या कहता है, यही कहता है जो वेवलेंथ है ना जिस पर मैक्सिमम इमिशन होगा, है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये मैंने जैसे अभी आपको बताया था, समझ में आया। और यही हमारे पास इसको ये आता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट। अब बी का जो वैल्यू होता है हमारे पास होता है 2.897 इंटू 10⁻⁻3, समझ में आया, मिली केल्विन। कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। इनका प्रूफ वगैरह भी हम करेंगे, ठीक है ना। बेसिकली स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम इनका प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इम्प्लीकेशन की यदि बात करूं, एज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस पीक वेवलेंथ जो है ना एमिशन का वो शिफ्ट हो जाती है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। ये मैंने अभी बताया, ठीक है, ये मैं ग्राफ से पता चला। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की यदि मैं बात करूं तो देखो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये कहता है जो रेट ऑफ इमिशन है रेडिएंट एनर्जी का पर यूनिट एरिया, यानी एनर्जी का रेट तो ये हो गया और पर यूनिट एरिया ये हो गया। तो देखो किसकी यूनिट आ गई, इंटेंसिटी तो है एक तरीके से ये, है ना। तो जो स्टीफन, मैं यूनिट जानबूझ के बता रहा हूँ, ध्यान रखना ये। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टेट्स दैट रेट ऑफ इमिशन पर यूनिट एरिया जो है परफेक्टली ब्लैक बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझ में आया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ इंटेंसिटी, ठीक है ना। काफ़ी बुक्स में ना इससे भी लिखते हैं, सिग्मा, वो सिग्मा कह रहा हूँ, एप्सिलॉन बना देते हैं या ई से लिखते हैं और T⁴, समझ में आया। तो हमारे पास जो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है ये आता है। काफ़ी बुक्स में पी से लिखते हैं, पी से थोड़ा ज़्यादा बेटर है क्योंकि देखो इंटेंसिटी वो एनर्जी अपॉन टेम्परेचर तो क्या होगा, पावर अपॉन में एरिया आ गया ना एक तरीके से, यूनिट के यूनिट वाइज में बात करूँ तो इंटेंसिटी से भी लिखते हैं, इससे भी लिखते हैं। आप यदि जेटली की बुक देखोगे, ठीक है ना, तो जेटली की बुक में हमको मिलेगा पी से डिनोट किया हुआ है। समझ में आया मैं क्या बताया। तो जो पी क्या एक तरीके से टोटल इंटेंसिटी है या टोटल पावर पर यूनिट एरिया, टोटल पावर पर यूनिट एरिया है रेडिएशन, समझ में आया, ठीक है। जो रेडिएट हुई है ये हमारे पास एक ब्लैक बॉडी हो गई, इसका टेम्परेचर टी है तो उसमें क्या हो रहा है, रेडिएशन बाहर निकल रही है, ठीक है ना। तो उसका जो इंटेंसिटी है वो ये है। तो सिग्मा क्या, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसका वैल्यू क्या है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वोट मीटर -2 और ये केल्विन -4। समझ में आ गई बात, ठीक है। इम्प्लीकेशन क्या इम्प्लाई करता है। तो देखो ये लोग सिंपल है, ये इमिशन ऑफ एनर्जी जो है ब्लैक बॉडी का, अब कोई ब्लैक बॉडी है, ठीक है ना, वो लाइट को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, ठीक है, एलोन है वो। तो नेट लॉस ऑफ हीट आफ्टर एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, इट डील्स विद द अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। जिसका टेम्परेचर है ना वो कितना, उसकी वजह से कितना हीट ये इमिट कर रहा है, अकेला बॉडी है ये, इसका आसपास कोई नहीं है, ठीक है ना, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इट रिसीव्स फ्रॉम द सराउंडिंग। समझ में आया, सराउंडिंग से क्या रिसीव कर रहा है उसके अलावा की मैं बात कर रहा हूँ। ये अकेला एक बॉडी है जो टी टेम्परेचर पर है और हीट उसमें से जो रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है ना, उसका जो इंटेंसिटी है वो ये है, ठीक है। अब यदि नेट लॉस की बात करें, नो नेट लॉस कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे एक तरीके से अब मैं मॉडिफाइड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मॉडिफाइड क्यों कह रहा हूँ, देखो इस लॉ को हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट नेट लॉस ऑफ हीट कंसिडरिंग द सराउंडिंग्स टेम्परेचर।
अब गौर से देखना, ये मेरे पास एक बॉडी होगी ब्लैक बॉडी ए, एक मेरे पास ये होगी ब्लैक बॉडी बी। इसका टेम्परेचर कितना T, इसका टेम्परेचर कितना है T नोड। समझ में आया? तो इसने जो इमिशन किया और इसने भी इमिशन किया, तो मान लो T क्या है मेरे पास, ज़्यादा है T नोड से, ठीक है। तो ये यदि अकेला ही, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ यदि मैं लगाऊंगा, ठीक है ना, तो कितना होगा इमिशन इसका, इंटेंसिटी का, ये इसका इमिशन कितना होगा ये, ठीक है। लेकिन ए के पास में कौन रखा हुआ है, बी रखा हुआ है ना। तो एक इसका ये इसका इंटेंसिटी ए क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा। तो कुछ ये तो इमिशन हो गया, और इसने कुछ एब्जॉर्ब भी करा है, तो जो नेट लॉस होगा वो हमारे पास यही तो आएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? तो वही है, देखो, अ ब्लैक बॉडी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T सराउंडेड बाय अनदर ब्लैक बॉडी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T नोड। तो जो नेट लॉस होगा ना एनर्जी का ये, बट ऑल्सो गेन्स दैट मच एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, या कोई ब्लैक बॉडी है उससे ये इतना एब्जॉर्ब भी तो करेगा, तो जो नेट हीट लॉस आएगा हमारे पास वो ये होगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। मिलते हैं अगले लेक्चर में। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो तब तक नमस्कार।